अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगे पोस्टर को आप अच्छे से देख लें और ये जान लें कि अगले 1 घंटे हम लोग इस विषय पर बहस करने जा रहे हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीते, विधायक बने और सीमांचल में मुसलमानों ने ओवैसी को एक तरफा वोट दिया, अन्य जगहों पर भी वोट मिले। अब बिहार की जीत के बाद ओवैसी का नया ऐलान है कि मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि उसको अब नेतृत्व चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के भीतर करिश्मा किया। पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, जो राष्ट्रीय जनता दल ने उनके सभी विधायकों को तोड़कर अपने यहाँ सम्मिलित कर लिया था। लेकिन इस बार भी तमाम विरोधों के बावजूद ओवैसी की पार्टी बिहार में, ख़ास तौर पर सीमांचल का एरिया जो बॉर्डर से लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल के हिस्से से लगा हुआ है, वहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए 5 विधायक अपने वापस जितवाने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब रहे। NDA की प्रचंड लहर जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां खेत रहीं, उन्होंने अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया, उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। और सीमांचल के इस इलाके में वहाँ के मुसलमानों ने ओवैसी पर ज़्यादा एतबार किया, उन पर भरोसा किया और उनकी राजनीतिक समझ पर मुहर लगाई। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो बिहार से बढ़त मिली, तो जाहिर सी बात है कि अगले 2 बड़े मुकाबले होने, एक मुकाबला पश्चिम बंगाल में और दूसरा मुकाबला लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी और वो अपने साथ अलायंस पार्टनर भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुसलमान वोट बटेगा? लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को मुसलमानों का भरपूर साथ मिला, छप्पर फाड़कर और झोली भरकर साथ मिला। लेकिन ओवैसी अगर पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश आते हैं और अगर बिहार के परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो यहाँ नुकसान पहुँचा भी सकते हैं। तो ओवैसी आएंगे तो क्या मुसलमान वोट बटेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी पर विश्वास करेगा? सवाल नंबर 2। क्या असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ या फिर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल के साथ कोई अलायंस बनाते हैं? और क्या ये सब मिलकर मायावती के साथ अलायंस बनाते हैं? एक तस्वीर वो भी समझ ली जाए तो क्या वो मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या आम मुसलमान उत्तर प्रदेश का असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक शुचिता और समझ पर विश्वास करता है? बहनों भाइयों, आज ये चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट 20% है, 20%। एक दौर था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गद्दी पर कौन बैठेगा लखनऊ में, ये 20% वोट तय करते थे। लेकिन पॉलिटिकली इन दिनों ये 20% वोट इरेलीवेंट हैं, दरकिनार हैं, साइडलाइंड हैं और इनके पास इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही अपने मुस्तकबिल के तौर पर देख रहा है, उन्हीं में अपना भविष्य तलाशता है, उन्हीं को अपना राजनीतिक तौर पर वारिस और अपना सपोर्टर मानता है, या फिर ओवैसी के रूप में एक विकल्प देश भर में मुस्लिम लीडरशिप के रूप में तैयार हो रहा है? एक चिंता का विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। पॉलिटिकली चिंता उन्हें जो मुसलमानों को वोट ले रहे हैं। तो ओवैसी ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? वैसे ही उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें तो ओवैसी मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, ओवैसी मतलब 0, ओवैसी मतलब कोई वोट नहीं। MIM का उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक नहीं और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब तक की जो उसकी राजनीतिक समझ है वो ओवैसी और MIM पर कोई भरोसा नहीं करता। एक आध सीट को छोड़ दें जहाँ पर उन्होंने अच्छे वोट सिक्योर किए, जैसे मेरठ में किए, लेकिन कोई यहाँ पर उनका विधायक नहीं बना और उनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। संगठन के तौर पर भी एक कमज़ोर और निष्क्रियता उनके संगठन में है,
लेकिन मुस्लिम वोट जब मिलते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ कर मिलते हैं। उनके पास बिहार में भी कोई संगठन नहीं था, उसके बावजूद महागठबंधन को चुनने के बजाय, आरजेडी को चुनने के बजाय, कांग्रेस पार्टी को चुनने के बजाय सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी को चुना है। तो कुछ तो बात होगी ओवैसी में। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये विपक्ष के लिए, उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मुसलमान वोटों की बहुत दरकार नहीं है। और अगर इसमें बंटवारा हो जाए तो संजय चौधरी से ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। तो आज आए कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करेंगे या नहीं। आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विदेश में दरी बिछाते बिछाते ओवैसी साहब क्या अपनी कौम को भी गाली देने लग गए? आपके हम कौम लोग जानते हैं कि कौन दरी बिछा रहा है, कौन जबानी जमा खर्च कर रहा है, कौन तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पर लड़ता है और उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर के सैकड़ों सीटों पर लड़ने की बात करता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या तृणमूल कांग्रेस हो, यह सभी मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को देना कुछ नहीं चाहते हैं। मुसलमान से खाली दरी बिछवाते हैं। अगर ये इतने मुसलमानों के इतने खैर ख्वाह हों तो इनको नेतृत्व देना चाहिए। एआईएम के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं और ऐसा ही बयान देने का काम करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए। तो बहन भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। वकार साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। उत्तर प्रदेश में आपका जो राजनीतिक अतीत है, अगर हम उसे खंगालें और देखें तो उत्तर प्रदेश में आप कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। उसके बावजूद आपके सदर ने यह ऐलान किया है कि आप उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ने आएंगे। तो यहाँ आपका क्या है जो आप यहाँ लड़ने आएंगे? तो लड़ने के बाद पता चलेगा सर कि हमारा क्या है, और लड़ने से पहले कैसे बता दें आपसे कि यहाँ हमारा क्या है। वो बिहार में भी यही हो रहा था कि इनका क्या है, तो सीमांचल के लोगों ने बता दिया कि हमारा क्या है। अभी मैं आपके जो मेरे बोलने से पहले जो आप अभी वीडियो चला रहे थे बयान, उसमें एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी बोल रहे थे बीजेपी के कहने पर ओवैसी साहब बोलते हैं। उनका तो बेचारे का टिकट ही अब किसी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ जबान छोड़कर बाकी सब उनके जो जिस्म में चीज़ें सब ने काम करना बंद कर दिया है, जबान चल रही है सिर्फ। तो अभी चुनाव आने दीजिए और चुनाव में खड़ा होने दीजिए एमआईएम को, और कांग्रेस भी खड़ी हो, आप भी खड़े हो, समाजवादी भी खड़ी हो, बीजेपी भी खड़ी हो, बहुजन भी खड़ी हो, सबको मैदान में उतरने दीजिए। जनता तय कर देगी कि किसके पास क्या है। सर पहले तो ये तय कर लें ये लोग कि लड़ाई किससे है। योगी आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ रहे हैं या असद ओवैसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तो ये तय कर लीजिए। भाई पूरे बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ऐसे लड़ रही थी कि वो लग रहा था कि बीजेपी से लड़ ही नहीं रही है, नीतीश कुमार से। वो सब लड़ाई पूरी एआईएमआईएम से लड़ रहे थे, और यही शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं आप लोग। पहले तो आप अपना टारगेट तय कीजिए कि आपकी लड़ाई किससे, और उसके बाद में भी आप मैदान में उतरिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई हमसे है तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आपके ऊपर कभी एतबार नहीं किया। सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे लड़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आप पर कभी एतबार नहीं किया। नहीं सर, इतने साल से तो कांग्रेस पे भी एतबार नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तो बहुजन समाज पार्टी को भी नकार दिया, और यूपी के मुसलमानों ने तो कई बार अपना हक भी अदा किया, लेकिन उनको हक मिला नहीं सर। जिनको नहीं नकारा है उन्होंने हक नहीं दिया। तो अब की से ये भी हो सकता है कि मुसलमान अब की पूरी जागरूकता के साथ बिहार की तरह वोट करें, क्योंकि अभी तक तो वोट कर रहे थे। अब बराबरी की लड़ाई है तो बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी, और जिसको बुरा लग रहा है वो थोड़ा न संगठन है, न गाली भी बकले नीति हम है, न स्ट्रक्चर है, न कैडर है, न कार्यकर्ता है, न लड़ने वाले हैं। बस लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। फिर मैंने आपसे कहा ना कि आप चाहे जितना उकसाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि डरे हुए आप भी हैं। मैं आपका दोस्त हूं, क्यों डर? यस सर, आप बोले प्लीज। यस सर। हाँ। नहीं सर, बात बोलने की नहीं हो रही है। हकीकत ये है कि हमारे पास कैडर भी है, वर्कर भी है, हमारे पास मुद्दे भी हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार भी हैं। अब इनको तय करने दीजिए कि इनकी लड़ाई किससे है। हम हर तरह से तैयार हैं सर। न मुद्दे हैं आपके पास, न मुसलमान आपके साथ हैं, न मसाइल आपके साथ हैं। आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने हर बार जमानतें जब्त करके आपको भेजा है सर। 100 वोट नहीं मिलते सर आपको सर। तब फिर काहे डर रहे हैं? फिर लड़ने दीजिए हमको। फिर किस बात की डर है? जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो काहे का खौफ है सर? आरोप लग रहा है कि आप वोट काटने के लिए या मुसलमानों का वोट बांटने के लिए उत्तर प्रदेश में ये बार बार ऐलान करते हैं कि आप ताकत से लड़ेंगे, वोट काटना चाहते हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि जो लोग ये बात कहते हैं उनको मेरी सलाह दे दीजिएगा कि अगर उनको लगता है कि हम वोट काटने और वोट बांटने आए हैं, तो मेरी नेक सलाह ये है कि अपना वोट कटने से और अपना वोट बटने से बचा लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान आपको वोट क्यों देगा भाई? कोई कारण तो बताइए कि इसलिए देगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान हमको वोट क्यों नहीं देगा? क्यों देगा? हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हम लुटेरे हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं। हमने किसी मंत्रालय में रहने के बाद बहुत बड़ा घपला घोटाला कर दिया है। हमने आपकी प्रॉपर्टी पंडित जी कब्जा कर ली है। हमने कहीं ईटा पत्थर फेंक दिया है। हमने घर है किसी को वो भी गालियां छीनना बकती हैं। चाहते हो, क्या छीन प्रॉब्लम लो। है सर हमसे? क्या बताएं, हमें एक ही क्यों घर वोट नहीं देगा? नहीं सर 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 हम पर तो ये भी आरोप नहीं कि हमने मुजफ्फरनगर किया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने बरेली किया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने अस्थान गांव में सब जला दिया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने साक्षी महाराज को ले लिया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए अपने मन से। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने बीजेपी के साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई। और हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना के वो नेता जो मस्जिद शहीद होने पर मिठाइयां बांट रहे थे, हमने उनको सांसद बनाया। और जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं उन पर ये सब आरोप हैं, आरोप नहीं है, ये सब सच्चाई है उनके लिए। आप हम पर लाख बताइए क्या कमी है? आप हमारी लाख क्या कमी सच्चाई है? के दावे करते हो, हमें पर वोट उत्तर क्यों नहीं प्रदेश देगा? का मुसलमान आपको चिमटे से छूने को तैयार नहीं। ये मुसलमान को डिसाइड करने दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, मुसलमान डिसाइड करेगा तो उसको करने दीजिए सर। ठीक, आज कन्विक्शन नहीं है आपके भीतर इस बात को कहने का कि एमआईएम लड़ पाएगी। मैं आपकी मजबूरी और राजनीतिक हालात समझ सकता हूं, तो मैं आपके मित्र फराज किदवई को बुलाना चाहता हूं। कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं लगा मुझे आज आपकी बातों में। ऐसा खान साहब भी कह रहे नहीं सर, देखिए मसला ये है कि सर जी, जब फायरिंग होती है तो भारी हथियार तब निकाले आते हैं जब दुश्मन ताकतवर हो। जब दुश्मन हल्का हो तो उस पर छर्रे वाली बंदूक ही काम कर जाती है सर। ओके, तो ठीक है, फराज किदवई को बुला लेते हैं। वो भारी बना दिया दुश्मन को।
वो कौन सा हथियार निकालेंगे अभी पता चले, क्योंकि जब से ओवैसी ने ऐलान किया है समाजवादी पार्टी में थोड़ी बेचैनी है, और आज ये बेचैनी फराज किदवई के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। 5 विधायक उनके जीत कराए हैं। अब अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो आपका क्या होगा किदवई साहब? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करूंगा कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और पक्के देशभक्त आदमी हैं। आज तो संघर्ष शुरू होने के पहले आपने हथियार डाल दिए। सुनिए सर बात सरेंडर। अरे बात तो सुनिए सर, अब आप पूरी नहीं करने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एक परसेप्शन है वो इस देश में चेंज हुआ है। हालांकि हम पहले भी उनको देशभक्त मानते थे, लेकिन एक हम लोग के ज़िले में एक कहावत है इनकी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ बजी ढोल वहाँ खड़े बगलोल। ये एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी। मैंने कभी नहीं सुनी। आसिम भाई हमारे भाई हैं, उन्होंने भी सुनी होगी। अब मेरा एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से है कि भाई ठीक है, आप भारतीय कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, आपका उसमें स्वागत है। तेलंगाना में जहाँ पे ये माना जाता है कि आपका वहाँ पर बेस है, आप वहाँ से आते हैं, आपका वहाँ पर संगठन है, तो वहाँ पर मुझे लगता है आपकी 6 या 7 सीटें हैं। तो जब आप तेलंगाना जिस दिन मजबूत कर लीजिएगा, उस दिन फिर आप बिहार में भी सरकार बनाइएगा, उत्तर प्रदेश में भी बना लीजिएगा और महाराष्ट्र में भी बना लीजिएगा। क्यों? जिसके कम विधायक हो आप देश सुनिए। में चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ सकता है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। बिल्कुल लड़ सकता है, ना, लेकिन ये कोई तर्क सर, नहीं है। सर आपने देखिए उनको टोका नहीं है आसिम भाई को, और मुझे बार बार टोक वो तो रहे हैं। मुझसे मेरा घर तक। तो क्या है ना कि वो ब्रेक हो जाता है, सब आदमी अच्छा, भूल जाता है कि बोल उसको रहे क्या बोलना है। देखिए अभी बड़ी मुश्किल है, ब्रजेश जी, सवाल न पूछो। अभी आपने आसिम भाई से पूछा कि आपकी लड़ाई किससे है, सपा से है कि बसपा से है कि भाजपा से है। हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा से है। उस विचारधारा से जो इस देश में नफरत फैला रही है, पॉइजन फैला रही है, उस विचारधारा को अगर कोई बढ़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। एक दूसरा ये है कि जो आसिम भाई की पार्टी है उसका नाम है AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है? आप गलत नाम प्रोनाउंसिएशन ऑल कर रहे हैं। इंडिया मजलिसे, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल इकलौता मुस्लिमीन। मैं और वकार साहब हैं जो पूरा नाम ले अब सकते इसका हैं। अगर आप तो उनकी पार्टी का नाम तक अरे नहीं सर, जानते सुनिए हैं तो, पूरा। सुनिए तो। अब इसका उर्दू में ये नाम है, अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करिएगा तो ये यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात करती है। तो हम तो ये मानते हैं ब्रजेश जी कि ये जो देश है वो विष्णु पुराण में कहा नहीं गया है कि उत्तरम ये समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। ये देश सबका है। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी विचारधारा में सबको लेकर के चलेंगे, मुझे लगता है कि उस दिन इनको देश की जनता भी आप accept मुझे करेगी। एक कारण नहीं गिना सके कि मुसलमान आपके साथ क्यों रहे नहीं, और हमारे- असदुद्दीन ओवैसी का साथ क्यों न दे। मैंने एक कारण नहीं गिना आपने ये पाया। पूछा नहीं, आपने तो मुझसे पूछा नहीं। मैं एक नहीं दसियों कारण बता सकता बता हूं। दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आसिम भाई भी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन अगर सर ये आपका डर बोल रहा है। अरे कोई डरवर नहीं बोल रहा है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन घबराहट में शब्द नहीं निकल मुझे रहे लगता है इनके। ब्रजेश जी आप मिल गए हैं और मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि मैं जो सोच यही रहा हूं वो आरोप मेरे बोल ना ऊपर पाऊं। आसिम वकार लगा रहे थे। ताकि मैं जो सोच रहा हूं वो बोल ना पाऊं। अब आपने मुझे सब भुला दिया। अब ये आप मेरी काबिलियत समझ लो सर। अब सुनिए, आपने ये कहा कि हमारी पार्टी जो है उसको क्यों मुसलमान वोट दे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम मुसलमान के भी वोट चाहते हैं, हम पिछड़े के भी चाहते हैं, हम दलित के भी चाहते हैं, हम बाकी अल्पसंख्यक के भी चाहते हैं, और हम ब्रजेश जी उन अगड़ों का भी चाहते हैं जो सोशली इकोनॉमिकली पिछड़ गए। अब मुसलमानों सुनिए। पर जब आफत आती है, उन पर अरे जब सर, अब आप बोलने नहीं अजाब आता है, उन पर जब मुसीबतें अगर मैं असदुद्दीन- मुसलमानों की परेशानी तो आप कह रहे हैं छोड़िए छोड़िए, नहीं, ये क्या बात हुई? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के साहब- वोट लेते हैं तो उनके मुद्दों पर अरे खुलकर आपको बोलना सर नहीं सर पड़ेगा। सर असदुद्दीन अब ओवैसी- पिछड़ों की और अगड़ों की बात शुरू कर। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सबसे बड़ी बात एक बोलते हैं कि मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और मिलना चाहिए। मैं तो बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूं, आसिम भाई की बात से सहमत हूं। तो आज जो विधानसभा है, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें,
उसमें हमारे लगभग 111 के आसपास विधायक जीते थे, जिसमें लगभग 35 मुसलमान हैं। आपने अभी बताया कि मुसलमान 20% है, 111 का 35 कितना परसेंट होता है ये आप देख लीजिए। तो ये तो मुसलमानों ने आपको दिया ना विधायक चुनकर, बिल्कुल आपने नहीं, उनको नहीं, क्या दिया? अरे हमने, ये तो उल्टी बात हो गई। अब सुनिए सुनिए, अरे ये सर, तो सुनिए। दिया है ना। सर सुनिए, तो मुसलमानों के कौम का शुक्रिया करिए कि बिल्कुल आपको चुना। शुक्रिया, वो तो हम पहले भी करते थे, शुक्रिया आज भी पहलवाना कर रहे पड़ रहा है हैं, तब कह रहे हो आज भी कर रहे हैं शुक्रिया। और आगे भी करते रहेंगे। और हमेशा शुक्रगुजार लेकिन रही है उनके। मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो वकार की लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, वो श्रद्धेय नेताजी ने जो शुरू की थी, उसको आगे अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। ये पूरी मुझे दुनिया दो देख उदाहरण रही दे है। दीजिए कि कब अक़लियत समाज की या मुसलमानों के आत्मसम्मान की, उनकी इज्जत की लड़ाई में आप फिलहाल पिछले 5 सालों में उनके साथ डट कर खड़े रहे हों। वक्फ का कानून क्या था, उसके खिलाफ हम डट के खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? संसद से लेकर के सड़कों तक हमने एहतजाज किया कि नहीं किया? हमारे धर्मेंद्र यादव जी एमपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार वक्फ का विरोध करते रहे, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। बस ये जनता वक्फ को का पता है। विरोध किया इसलिए मुसलमान इनको वोट नहीं, देंगे। बाकी भी अब आप सुनिए, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं गिना दूं मैं- कि नेताजी से सेकंड राउंड में लेकर ले के, लीजिए। हाँ चलिए सेकंड राउंड में ले ऑल लीजिए। राइट, आप तो सोच रहे होंगे हमारी जान छोड़ो आज किसी तरह और डिबेट को आगे बढ़ा लो। ऑल राइट, मैं संजय चौधरी जी को इनवाइट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अगर मुसलमान वोट बटेंगे तो आपकी तो बाँछें खिलेंगी और आपकी तो तिजोरी भी भरेगी। ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो समय समय पर ऐसे राजनीतिक दल जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत कर आते रहते हैं। आपको याद होगा पीस पार्टी, 6-7 विधायक हो गए थे उनके। आपको याद होगा उलेमा काउंसिल, 4 से ज्यादा उनके विधायक जीत कर आ गए थे। अभी हाल में बरेली के आसपास देखिए, तौकीर रजा ने एक राजनीतिक पीस दल पार्टी बनाया के था। पास थे 6 उस विधायक। आपको हम मुझे वो- याद है। उस- हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोले आप। और ये जो तौकीर रजा साहब है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी बरेली के आसपास, उनके 2 विधायक जीत गए थे। तो समय समय पे ऐसे राजनीतिक दल आते रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत सफल नहीं हो पाए। और रही बात बिहार की, तो अगर वो 5 के 5 रह गए तो मुझे नहीं लगता कि उनकी शक्ति बहुत अधिक बड़ी है। और चूंकि देश की राजनीति इस प्रकार की है, जो मुझे लगता है कि इस प्रकार की केवल किसी धर्म की राजनीति करने वालों को बहुत अधिक प्रश्रय देगी। मुझे नहीं लगता अगर कि, वैसे उत्तर प्रदेश तौकीर- लड़ने आ रहे हैं तो आप उनकी आलोचना करके खुद को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आलोचना इस बात की भी नहीं करता कि ओबीसी साहब सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनको बकलोल कह रहे हैं। अरे बकलोल नहीं और कहा मैंने। उनके एक सेकंड रुके, आपने एक मुहावरा बोला है, नहीं, उसमें बकलोल नहीं कहा मैंने। आपने बोला है। मुहावरा बोला है, जहां बजी ढोल वहां खड़े बकलोल, बकलोल नहीं। नहीं बकलोल और बकलोल आपने में ये फर्क अपमानजनक शब्द होता है। बोला नहीं, है। अपमानजनक बिल्कुल नहीं। ये ओके, तो- हाँ संजय जी को ऐड। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर लगता है कि बकलोल कहना बहुत अच्छी बात है तो अपने नेतृत्व को भी बकलोल कहें, बहुत अच्छी बात है। उनके इस कितना बुरा लग गया राजनीतिक इनको? सदाशयता का पहला राउंड है थोड़ा मैं पहले कायल हूँ। जी। कोई भी सांसद हो, मुझे लगता है कि सम्मान से बात करनी चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो कहाँ चुनाव लड़ रहा है। कुंवर कहाँ दानिश नहीं लड़ अली रहा भी है, सांसद लेकिन थे सर। बिहार में- नहीं, ये पहला राउंड जरूरी है। सर, कुंवर समय दानिश का- अली भी सर, सांसद थे। समय का सम्मान करें सर, सबके बारी है, पहला राउंड है। तो आपके मन में इतना उत्साह क्यों, लड्डू क्यों फूट रहा है संजय भाई कि वो ऐसी लड़ने आएंगे? व्हाई यू आर सो हैप्पी? नहीं, मैंने देखा, देखिए मैंने पहले भी देखा है, आपको याद होगा कि राजभर साहब के साथ ओबीसी साहब एक गठबंधन बनाना चाहते थे, उसका प्रयोग किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और लगातार प्रयोग असफल हो रहे हैं। मुस्लिम राजनीति का नुमाइंदा बनकर उत्तर प्रदेश में कोई भी मुसलमान सर। अगर राजनीतिक दल बनाकर कर रहा है तो वो सफल नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की छोटी राजनीति करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफल भी हो पाएगा। शुक्रिया आपका। निश्चित रूप से ही अप्रासंगिक है। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी को आमंत्रित करता हूं, जो संभावित सवाल के भय से लगातार अपना मोबाइल पे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिंदवी साहब। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब खोज चुके होंगे। तो मुझे बताइए कि ओवैसी की पार्टी ने आपको सीमांचल से भी हाथ पकड़कर बाहर किया, बिहार से भी बाहर किया, अब उत्तर प्रदेश में वो आपकी बची खुची संभावनाओं पर भी घेराबंदी उन्होंने शुरू कर दी है।
क्या आपके मन में भी ओवैसी का भय है? मेरे मन में कोई ऐसा भय नहीं है, ना मेरी पार्टी के मन में कोई ऐसा भय है। हाँ, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से डिबेट शुरू हुई है बड़ा लंबा चौड़ा बांधा है आपने, तो मैं कुछ बातें आपको यहाँ बांधा बता- है? बहुत लंबा चौड़ा बांधा है आपने। क्या बांधा? अच्छा, क्या गलत? एक फैक्ट बताओ। अरे एक पूरे फैक्ट बताऊंगा, एक क्यों बताऊंगा? लंबा चौड़ा बांधा आपने। प्लीज खैर, प्लीज आप बताओ, मैं 2020 जानना चाहता हूँ। 2020 में भी एआईएम ने वही 5 सीटें जीती थी जो 2025 में जीती हैं। वही जो कि हाट है, वही बहादुरगंज है, वही कोचाधामन है, वही अमौर है, वही बैसी है, ठीक है ना? वही सीटें हैं। पिछली बार आप बिहार में कितना जीते थे? सुन तो लीजिए, आप मेरी बात कर रहे हैं, आप ऐसी की बात कर आपकी रहे हैं? बात कर रहे हैं। मेरी बात कर रहे हैं ना, तो उस पर जवाब नहीं देना है। तो मैं अपनी बात से शुरू करूं कि आपने लंबा चौड़ा जो बांधा है, तो वही 5 क्या सीट। तो बात? अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। वही 5 सीट जो थी, वही 5 सीट रिटेन की है उन्होंने। जो वोट परसेंटेज था वो 1.66 पिछली बार था, 1.85 इस बार है। तो जिस हिसाब से वोट का बढ़ता है, चलन बढ़ता है, थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, उतने मतलब उसी के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से आपने डिबेट शुरू की कि साहब वो वैसी पहुंच गए, वो बिहार में 2020 से हैं। सीमांचल के उस इलाके में उनका वजूद उसी 5 सीटों पर टिक गया, बढ़ नहीं पाए हैं। पहले तो आप ये समझिए कि कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, वहीं पर टिके हुए हैं जहां पर 2020 में जरा सा भी नहीं बढ़े। इस सुनामी में एक आदमी चट्टान की तरह खड़ा रह गया, क्या ये कौन सी सुनामी? जिसमें आप उड़ गए? ये वोटों की बेईमानी में ना, तो उनको थोड़ी कुछ भी- डिस्टर्ब किया पर गया उनके है। साथ तो नहीं हुई। अरे भाजपा उनको क्यों डिस्टर्ब करेगी? उनसे फायदा ले रही है, क्यों डिस्टर्ब करेगी उनको? आप ये सोचिए क्यों वहां जेडीयू के लोग लड़ रहे थे, बीजेपी उनको, आज तो जमा खान को मंत्री भी बनाया है। अरे भाई, उनको भाजपा के फेवर में जब चीजें होती हैं वो क्यों डिस्टर्ब करेगी? तो बहुत सीधी। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 2017-2022 के 2 चुनाव ओवैसी साहब ने लड़े हैं। हाँ, तर्क नहीं है आपके पास। और कैसा तर्क चाहते हैं आप? मैंने तो आपको एक बता वोट दिया। चोरी के अलावा कुछ बताया नहीं। अरे मैंने तो आपको पहले ये बताया कि जिस लंबी चौड़ी बांध आप बना रहे थे वो एकदम खारिज है, वो बुलबुला फूट गया कैसे? है। वो बुलबुला ऐसे कैसे फूट गया फूटा है भाई? कि बताओ तो मैं भी तो जानूं। आपने डिबेट की शुरुआत यहां से की कि ओवैसी साहब आ गए हैं बिहार में, आ गए हैं बिहार में, यूपी में आ रहे हैं। यूपी में आ रहे हैं। यूपी में क्या आ रहे हैं? 2017-2022 में वही 0.5% वोट भी तो नहीं गेन कर पा रहे हैं, और वही टिके हुए हैं। और बिहार में भी वही टिके रहे जहां पर थे, 1% भी नहीं बढ़ पाए, 1 सीट नहीं बढ़ा पाए। अगर तो अब कैसे आ आपने गए? ओवैसी के लिए दरवाजा नहीं खोला तो आपके लिए बड़ी आप राजनीतिक फिर वही मुश्किलें बात, होंगी। हम भाजपा थोड़ी है कि किसी के लिए दरवाजा बंद करेंगे, हम लोकतंत्र का हनन करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हजारों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ओवैसी जी भी चुनाव लड़े, कोई इस पर रोक थोड़ी है। लड़े, बिल्कुल अगर लड़े। मुसलमानों पर मैंने एक सवाल कर लिया तो आपके चेहरे पर इतनी उत्तेजना क्यों आ गई? मैं आपकी जानकारी के लिए बता इतना दूं, क्यों आप मैं नाराज आपकी हो गए जानकारी मुसलमानों के लिए के बता सवाल दूं पे? कि आप थोड़ा क्या सा गुनाह कर अरे दिया आप मैंने? थोड़ा सा पीछे जाएं, और इस देश को 6 मुसलमान मुख्यमंत्री हमने दिए हैं, ठीक है ना? तो आप इस बात पर मत रहिए। और उन स्टेट्स में दिए जहां पर मुसलमानों की संख्या कम रही है, जैसे आप राजस्थान की बात कर लीजिए। हाँ, तो आज बताओ क्या क्या किया हो मुसलमानों के लिए? हमने क्या नहीं किया, आप ये बताइए। हमने संविधान बनाकर समानता का अधिकार दिया है, हमने इस देश को सेकुलर बनाया है, सेकुलर बनाने के लिए लड़े हैं हम। आइडिया ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का था, आप मुकर सकते हैं उससे। हमने जब ये देखा कि 50 साल की विकास यात्रा में छूटे तो हम सच्चर कमीशन लेकर आए, 74 में से 72 मांगे मान ली हम लोगों ने। इसीलिए तो बीजेपी आपको मुसलमान परस्त कहती है। बीजेपी को अब छोड़ क्यों दीजिए। बुरा लगा? बीजेपी तो खुद का- स्वीकार अरे लिए। फिर वही बात, हम स्वीकार रहे हैं कि हम इस देश में हर आदमी के साथ खड़े हैं, हर जाति के साथ खड़े हैं, हर धर्म के साथ खड़े हैं। बीजेपी थोड़ी है कि ओवैसी केवल- के साथ अरे हैं। हम फिर वही बात, हम ओवैसी जी के अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? क्यों हम पार्टी नहीं है वो? हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुनाव आयोग ने भाई, उनको मेंबर ऑफ मान्यता दी है। पार्लियामेंट उनका सम्मान है, हम ओवैसी साहब के साथ क्यों खड़े होंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी है, हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। आ रहे हैं लड़ने, आप तो आपको शब्दों- इतना नहीं, बुरा नहीं, क्यों लग सुनिए- रहा है? सुनिए मेरी बात, हम शब्दों में घुमाइए फरिए, फंसने वालों में से नहीं हूं मैं। एक सीधी बात समझिए सबका कि इल्जाम हम पर। मुसलमान हो या हिंदू हो, हम भाजपा थोड़ी है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे और कहेंगे साहब वो मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। हम उसको फेवर थोड़ी करते हैं। हम अभी उसको support कौन थोड़ी बता करते रहा हैं। था कि मुसलमानों के लिए हमने क्या क्या किया? मैं बताया था। मैं तो बता रहा हूं आपसे। आप ही कसमें खा के बताया। नहीं, हम भाई मुसलमान हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अगला हो, हम सबके लिए काम करते हैं, क्योंकि हम इस देश आपको के बुरा नहीं संविधान- मानना चाहिए और आपको वेलकम करना चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप ये कोई भी बताइए, आए, मैंने तो अपनी चुनाव शुरुआत लड़े। ही यहीं से करी है कि इस डेमोक्रेसी में हजारों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वैसे ही आप भी लड़े। लेकिन आप जिस हिसाब से बांध रहे थे कि बिहार में सुनामी आ गई ओवैसी के नाम की, बिहार में सुनामी आ गई कोई ओवैसी बोला के ना नाम ऐसा की, बात? तो मैंने आपको सुनामी बताया आंधी कि है। वो 5 की 5 सीट पर टिके रहे हैं, उनका कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में वो 2 चुनाव लड़ चुके हैं। और जो भी 0.5 मुसलमान आज डिबेट देख रहा होगा वो जानता है इस बात को वो कि मेरे इस नाम देश पर में दुआएं पढ़ेगा इस और देश आपके लिए में- भी बोलेगा। इस देश में अगर हिंदुस्तान Thank you, के sir. नाम की कोई पार्टी है जो सारे भारतीयों के बारे में सोचती है तो कांग्रेस है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर मतीन खान जी को आमंत्रित करता हूं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। तो आपकी पार्टी तो कुछ नहीं कर पाई, मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाए। अब तो ओवैसी साहब ने ललकारा है कि वो अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब उनको लीडरशिप चाहिए। मुसलमान अब वोट देने की मशीन नहीं है, वो एक सिटीजन बनेगा।
देखिए, ये 1970 से हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलसल काम कर रही है कि हमने एक ज़मीन पे काम करके एक माहौल को क्रिएट किया है कि मुसलमान लीडरशिप डेवलप हो। हर हाल में मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप होना चाहिए, उसके लिए मैं मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूँ। अब रही बात ये जो कमिंग इलेक्शन है या बिहार का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आकर के आप देखेंगे कि जो मुसलसल आज बहुजन वहाँ की आरजेडी आप देख लें, यहाँ की समाजवादी पार्टी देख लें, समाजवादी पार्टी के साथ यादव पिछड़ा वोट नहीं रहा, वो हमको कोसने की बात करते हैं। जब कोई चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं मुसलमानों के साथ वो। अभी जहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रावस्ती का मुसलमान है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहाँ पर मदरसों को बिल्डोज किया जा रहा है, ये लोग खामोश बैठे हुए। जब मुस्लिम इशू होगा तो ये सेकुलर पार्टीज जो हैं ये हिंदू बन जाएंगी। ये सेकुलर पार्टीज जो हैं ये अपने आप को ये हिंदू बना लेंगे, हिंदुओं का आइकन बना लेंगे कि हिंदू हमसे नाराज ना हो। और जिस वक्त वोट लेने की बात आएगी तो सेकुलर 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 चिल्लाने लगेंगे। मुसलमान सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का। जब मुसलमानों के इश्यूज होंगे तो ये खामोश बैठे रहेंगे और इनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा। मुस्लिम लीडरशिप जब ही डेवलप हो सकती है जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इत्तेहादुल मुस्लिमून है या मुस्लिम लीग हो, वो वोट उसके साथ क्या मुसलमान उनको पसंद करेगा? उनके साथ जब मुस्लिम लीग इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जब मुसलमान आएगा तभी मुसलमानों की जीत होगी। आप कहां से बीच में आ गए? मैं एमआईएम की बात कर रहा था, आप अपने लिए संभावना तलाशने लगे। देखो गजब है। क्यों नहीं संभावना? ठीक, पहले अपने नाम जोड़ लिए। हमने यहाँ पर इलेक्शन जीता है 74 के अंदर, हमने मोहम्मद अयूब साहब अरे तो 74 और अभी 2025 करके आए हैं और हमने 51 साल से कोई चुनाव नहीं जीते हो। जिस वक्त लोग जो हैं ग्रीन फ्लैग से खौफ खाते तो उस वक्त हम ग्रीन फ्लैग लेकर के उत्तर प्रदेश में चले हैं। तो क्या मुसलमान, और हमने एक सवाल का जवाब दे दो आप। क्रिएट किया है और मुसलमान की जब ही जीत होगी जब वो अपने झंडे और बैनर के साथ आएगा। आप मुझे बताओ कि क्या अगर ओवैसी की पार्टी लड़ने आती है मुसलमान वोट बटेगा? मुसलमान तो वोट सपा बसपा कांग्रेस इन पार्टियों ने मुसलमानों के वोट को बेवजन कर दिया है। यही लोग हमेशा, आप माजी के रिकॉर्ड देख लें, सपा को इतने वोट मिले, बसपा को इतने वोट मिले, बीजेपी जीत गई। एक सवाल का जवाब और दे दो। सपा को इतने, बसपा को इतने और बीजेपी जीत गई। ये मनीष हिंदवी कह रहे हैं कि मैंने आज बहुत ज्यादा बांधा। क्या मैंने ज्यादा बांधा? नहीं, ये देखिए अपनी पार्टी का इन्होंने जिस अंदाज में काम किया वो बता रहे हैं। थैंक यू। मेन बात ये है कि मुसलमान जब ही जीतेगा जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। अहमद खान मेरे साथ मौजूद है, मैं सबकी बात समेट के उनके पास चलता हूँ। सारे खान साहब मुझे ये बताओ और हमारे दर्शकों को, वाला वक्त ही मुसलमानों को अपनी पार्टी के साथ धन्यवाद। बनाए। तो मुझे बताइए खान साहब कि अगर ओवैसी साहब को उनकी पार्टी लड़ने आती है उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों का क्या रुख होगा? नहीं मिश्रा जी, आपने पीछे जो लगाया है जी पोस्टर, मुझे इसका एतराज़ है। एतराज़ है? एतराज़ है, इसलिए एतराज़ है। इसमें क्या कमी दिखी? इसमें कमी देखिए कि मायावती जी होनी चाहिए, इसमें राहुल गांधी होना चाहिए, इसमें और लोग होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जी की फोटो लगा दी आपने। क्या इसी दोनों में मुसलमान बटेगा? और तो कहीं देता नहीं मुसलमान। और देता कैसे नहीं है? 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी। पहले देता था। अरे अब क्या? अच्छा, हम आपसे सवाल, अब मतीन साहब कहें हमारी भी लगाओ। अब हमारा सवाल जवाब दे दीजिए। सिद्दीकी साहब कहेंगे हमारी लगाओ। नहीं, मेरी बात सवाल जवाब। ये पोस्टर पर लड़ाई नहीं है। नहीं, पोस्टर पर लड़ाई है। क्यों नहीं है? आपने एक मैसेज दिया है पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि ओवैसी साहब अखिलेश के साथ खड़े हैं। नहीं, खिलाफ खड़े हैं। ये नहीं, खिलाफ कुछ नहीं है। ये फोटो लगा के आपने बता दिया, ये गलत है। सारी टोपी दिखा रहे हैं आप टोपी नहीं। सेकुलर होना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर है, हिंदू मुसलमान नहीं है। तो हिंदुस्तान का संविधान जो कहेगा वो चीज आपको लगाना पड़ेगी। ये इस तरह आप तो हर डिबेट में मेरे साथ पैरवी करते थे कि मुसलमानों के साथ। आज आपके लोगों ने गलत फोटो लगाया। सुन तो लो मेरे सवाल। अच्छा, सुन तो लीजिए। हर डिबेट में आप मेरे साथ झगड़ते थे कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही। आज मैंने मुसलमानों की बात की तो आप कह रहे हैं पोस्टर गलत लगाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ चलो अच्छा ठीक है, पोस्टर गलत है। मुद्दा गलत है कि सही मेरा? बताओ। नहीं, जो मैंने मुद्दा उठाया। मैं जो जितने लोगों ने बहस किया है, मैं कह रहा हूँ 20% मुसलमान आपने कहा। किसी एक पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कह रहे हैं 20% मुसलमान वोट दे दे, सरकार बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। क्या किया बिहार में? एनडीए सरकार बनवा दिया। यही खेल है,
इसी खेल को समझना है। जिस दिन आप दलित समाज के लोग 18% 19% और 20% मुसलमान एक हो जाएगा और बैकवर्ड एक हो जाएगा और कुछ अपर कास्ट आ जाएंगे तो मिली जुली सरकार यहां बन जाएगी। दलित समाज 22% है, आपको पता नहीं है। 22% है तो ही मैं कह रहा हूं 22% और 20% 44% होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर किसी की जरूरत नहीं। क्यों मिलेंगे? मिलेंगे इसलिए मिलेंगे कि जब मायावती जी, सुन लीजिए, जब मायावती जी सत्ता में थी तो उन्होंने उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया मुसलमानों के लिए। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया और उस अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था। और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने थानेदार होंगे मुसलमान, कितने थानेदार होंगे दलित, कितने थानेदार होंगे बैकवर्ड, कितने थानेदार होंगे अपर कास्ट के, ये जानकारी लेती थी। मुसलमान मायावती पर अब एतबार नहीं करता। अब हम कब कह रहे हैं कि एतबार कर ले? हम कह रहे हैं इकट्ठा चला जाए, जाके देख ले। कहां? जहां आप चाहते हैं, कहां? जहां आप चाहते हैं, जहां आप जहां चला जाए, बस अपने खुद स्टैंड ना करे, चला जाए, सपा में चला जाए। अच्छा, आप लोग ये कौन सोच रहे हैं कि मैं आसिम वकार की तरफ ठेलना चाहता हूँ? रुक जाओ, आप बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। हाँ खान साहब आप बोलो प्लीज। मैं कह रहा हूँ 35 एमएलए समाजवादी पार्टी के अभी बोल रहे थे, 35 एमएलए मुसलमान जीत के आए। अपोजिशन लीडर किसको बनाया? कई % वाले को बनाया अपोजिशन लीडर? ब्राह्मण समाज से अपोजिशन मिला और आपने मुसलमानों को हक नहीं दिया। मानिए कि नहीं मानेंगे आप एस करिए सर, मैं आपको अपना आइडियल मानता हूं, आप एस बोलिए। हाँ, नहीं मिला भाई, नहीं मिला ना। तो कहां से दे रहे हैं ये हक मुसलमानों को? तो आपने कौन सा दे दिया है? क्यों हमने तो उनको अध्यक्ष भी बनाया। ये बतावे कई बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं अपने पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। किससे पूछ रहे हो आप? हम पूछ रहे हैं इन्हीं से। किन से? ये जो सपा के प्रवक्ता हैं इनसे पूछ रहा हूं कि आपने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान कभी बनाया? सर, पदों के चक्कर में पड़ने के बजाय मुसलमानों के मसाइल पर बात करो। यही तो बताया हमने, दो चीजें आपको। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाएंगे तब उसमें मुसलमान, देखिए तब उसमें मुसलमान पढ़ेगा, सुनिए, तब उसमें मुसलमान पढ़ेगा और पढ़ करके आगे बढ़ेगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमारा संविधान पर विश्वास है, संविधान के अनुसार सभी लोगों का मत एक मिलकर करना चाहिए। प्लीज सर, नो सर, जवाब दे दें। मैं बिल्कुल दूंगा सर। मैं पहले आसिम वकार साहब को सर 20 सेकंड देने पड़ेंगे आपको, फिर बाद में मौका नहीं मिलता। 2009 में खान साहब, आप हमसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। 2009 में जब अरे आप हमारे सीनियर हैं, अरे सीनियर हैं आप हमारे। 2000 अरे आप बड़े भाई हमसे छोटे हैं। 35 एमएलए बना के क्यों? अरे आप छोटे भाई हमारे। अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया? सुनिए, बताओ ना। अरे एक चीज का जवाब दो, 35 एमएलए पर मुसलमानों अरे को सुनिएगा, अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया? अच्छा, अब जवाब सुन लेने। जवाब कुछ नहीं है अब क्या? शांत। अरे सुनेंगे तो तभी तो आप जवाब ले लो। अरे छोटे भाई सुनेंगे तभी तो। आप बोलो। मेरे छोटे भाई सुनिए, 2009 में आप अपना निकलवाइए। अरे ऐसी भाषा नहीं। अभी ढोल भाता बोल रहे थे, अभी कह रहे हैं ले, अभी कह रहे क्यों कह रहे हो? तसल्ली किसके लिए कह रहे थे? आप 20 सेकंड बोलो, ढोल बजाओ 20 सेकंड बोलो। और आप भीड़ बोलो। इकट्ठा। अभी कह रहे हैं बुजुर्ग क्यों कह दिया, आप कह रहे अच्छा, हैं बोलो, बुजुर्ग कुछ नहीं, डिबेट में क्या आप बुजुर्ग समय होता मत बर्बाद करो, बोलो। तो देखिए 2009 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी हारी तो आदरणीय बहन मायावती जी टीवी पर आई और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमान हमको वोट नहीं देता। निकाल दिए, मैं निकाल दूंगा आपको, निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको। एक नहीं 3 बार उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। कौन कहा? मुसलमान बधुआ मजदूर है क्या आपका? मुसलमान बधुआ मजदूर है क्या आपका? 3 बार कहा उन्होंने कि हम इसलिए चुनाव हार गए कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? हमेशा शक की नजर से देखा है आपने। मेरे छोटे भाई, मुसलमानों को हमेशा मायावती जी ने शक की नजर से देखा है, हमेशा धोखा दिया उन्होंने। क्या बात करते हैं आप? और आप सुनिए, और सुनिए, अरे सर सुन लिए, अरे 68% हम मैच के थोड़ा सा 2 मिनट इनको खाली तसल्ली, पानी। अरे सर हाँ पानी पी लेता। अब रुक जाओ, ब्रिजेश जी आप शांत हो जाओ। रुकिए, ब्रिजेश जी सुनिए, जीतेगी तो ऐसा मत मुसलमान करो, हारेगा। डिबेट को इस तरह मत करो, मुसलमान इस तरह मत मुर्गी करो। का डबो बना लिया है कि वो भी आप जिन्नत 10 सेकंड लपकेंगे, वो भी 10 लपकेंगे। सेकंड। बहुजन समाज पार्टी को ना खाली मुसलमानों ने छोड़ा, इस देश के दलितों ने भी छोड़ दिया, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ही आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आसिम ये वकार, 2024 धन्यवाद, के बहुत चुनाव शुक्रिया। में जनता ने दिखा दिया है। ऑलराइट, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता
वकार साहब, इस डिबेट में जो आपकी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आपके वजूद को भी खारिज कर रही हैं। नहीं, हमारे वजूद को खारिज करें या ना करें, लेकिन एक बात का आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारी कौम को सब गोद में लेने को तैयार है। अब कहीं सब हमारी गोद में आ जाओ। हर आदमी कह रहा है नहीं हम मुसलमानों के, मुसलमान हमारे। ये बढ़िया बात हुई। 14 के बाद से 22 तक पोजीशन ये आ गई थी कि मुसलमान नाम लेने पे कोई तैयार नहीं था। और गारंटी ले रहा हूं, 14 से लेकर 17 और 17 से 22 अखिलेश जी का एक भाषण दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया हो। और बहन जी ने मेरठ के चुनाव में यह भी कहा था कि एक कट्टरपंथी मुसलमान जीत जाएगा, इसलिए हमने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया मेरठ के लिए। सही कह रहे हैं। ये भी सच है। एक सेकंड प्लीज, लेकिन इस बात का शुक्रिया समझौता कर लो ना आप, कि आज एक सेकंड, मुसलमानों को आपकी राय सब की मानना आप बीच में बनाने शांत को रहिए। तैयार हैं। आप मुसलमान खान को खान चर्चा हो रही अरे है। जो सही बोल रहे हैं वो है। दोनों संयम बरतिए, गोद में दोनों संयम बरतिए, बिठाने ऐसा के लिए मत सब करिए। तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र। अब मुसलमान को यह तय करना है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ये किसकी वजह से पैदा हुई है। ये इसलिए पैदा हुई है कि लोगों ने बता दिया कि अब वोट नहीं, अब बराबरी की बात होगी, हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। और जो बात करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा, जो नहीं करेगा उसको सर, किनारे कर हक दिया मांगने के लिए आपका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए, नहीं सर। कोई आपके मसाइल होने चाहिए। बस आप आएंगे और सीमांचल की तरह छा जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की ज़मीन बहुत फिसलन भरी है। आप कई बार मुंह के बल गिर चुके हैं। सर, मैं आपके साथ इतनी देर से डिबेट में हूं, मैंने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बयानी नहीं की। और मैं लास्ट सीमा तक बर्दाश्त भी करूंगा। अगर हमारी कोई किसी भाषा से, किसी अल्फाज से, किसी बात से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नुकसान होता है तो सर हमारे प्रवक्ता बनने पर लानत। कल मैंने एक चैनल पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया था कि सर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो 2015-16 के बाद पार्टी में आए हैं, आप तो जैसे कमा रहे हैं वैसे कमाते भी रहेंगे। आपकी जो बातों से अगर गुस्सा होकर उस पर एक्शन ले लिया जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना नुकसान होगा। सारा नुकसान अखिलेश यादव जी का होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लाइन में वही है। हमने प्रवक्ता जी आप नहीं है। आप तो आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे, गौरव वल्लभ की तरह भागकर, रोहन गुप्ता की तरह भागकर, राधिका खेड़ा की तरह भागकर आज इधर है, कूदे दीवार कूदी उधर चले गए। आप फराज की दुआई की समाजवादी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकते। हमारे नहीं कह रहे। हमने तो तारीफ की थी सर इनकी। प्लीज, हमने तो तारीफ सर की थी। प्लीज। अरे हमने तो तारीफ की प्लीज थी। सर। मैं किसी पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे कितना ही उकसाइए, कुछ कहिए, मुझे अपनी गरिमा भी पता है और अपने लफ्जों का जो मैं बोल रहा हूं इसको भी मुझे पता है कितना बोलना है। ना तो कन्विक्शन है, ना नीति है, ना कुछ नहीं मुद्दे बोल रहा हैं, हूं ना सर। मुसलमानों के मसाइल हैं। आपको वोट क्यों मिलेगा भाई? भाई हमें वोट क्यों नहीं मिलेगा? अब तो हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, क्यों दें आपको मुसलमान वोट? खाली आप हमें ये बता दिए हमने कौन सा गुनाह कर दिया आपकी नजर में। ना नीति है, ना आपके पास मसाइल है, ना उनको हल करने की क्षमता है, ना आपके पास उनके विजन है, ना कोई तरक्की की योजनाएं हैं। क्यों आपको कोई पॉलिसीज हैं? क्यों मुसलमान आपको वोट देगा? जो मैं बोला हूं, मैंने उस पर बोला भी है कि मुझ में इनमें क्या फर्क है, ये भी बताया मैंने। सर, हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, वो अध्यक्ष था छत्तीसगढ़ प्रदेश का। उसने कहा था कि मुसलमान औरतें जो मर गई हैं उनको कब्रों से निकालकर तौबा नौज बिल्ला उनके साथ, उसको भी ले लिया पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने लिया। आप उसके किस बयान से खुश थे कि आपने उसको भी पार्टी में ले लिया? और ये समाजवादी पार्टी के मुसलमान ये क्यों खामोश बैठे थे कि एक ऐसे आदमी का विरोध भी नहीं कर पाए? थू है सर, लानत है। किसके ऊपर थू और लानत है? एक सेकंड, आप लोग को राजनीति छोड़ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी छोड़िए। जब अपनी बात नहीं कह पाते हैं आप लोग के पास, आपके पास इतनी भी शर्म नहीं है कि आप अच्छे और बुरे से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकें। सही और गलत के फैसले में उनको बताएं कि ये सही है, गलत ये है। हम सर आपके गलत फैसलों के साथ नहीं होंगे और यहां बैठकर दावे करेंगे सरकार बनाने के। सर, क्या आपकी कमियां भी गिनाना हमारी जिम्मेदारी है?
आपके खराब फैसलों को बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं फराज किदवई साहब से पूछ रहा हूं, क्या हिम्मत है इनकी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस फैसले का विरोध करें जिसमें उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को, उस नेता को, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं सर। जो आदमी अच्छा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसने आपके धर्म की मरी हुई औरतों के बारे में ऐसी बात की है, क्या विरोध करेंगे फराज किदवई साहब? मैं अपनी बात यहां छोड़ रहा हूं, इनसे सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है क्या? नहीं, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है ब्रिजेश जी। मैं तो आसिम भाई से ये बोलूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट वाला बयान दिया था उसका खंडन क्या ये करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उन्होंने 15 मिनट का जो बयान दिया था वो गलत दिया था? कोई लॉजिक क्या नहीं हुआ। कहेंगे ये कि क्या उस पर खोज के कार्रवाई लाए? होनी चाहिए? अरे क्यों, अब इनकी हिम्मत है क्या? पूछिए। अच्छा बोल दें। बस चुप हो जाओ, बस वकार साहब बोल दो। सर बोलने जा रहा हूं। हाँ प्लीज। आप ही को जवाब देने जा रहा हूं। फराज साहब, जिस बयान का आपने जिक्र किया है उस बयान का केस चला, अकबर साहब जेल गए, 6 महीने जेल में रहे, जमानत पे बाहर आए, केस चला। वो 2011 या 12 का बयान है और उसके बाद में पिछले साल उनको बाइज्जत बरी किया गया। न्यायालय में ये बोला गया कि वो वीडियो काट छाट के उसको बयान को पेश किया गया था। अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा फराज किदवई को। फराज किदवई को जवाब नहीं सूझ रहा है। वीडियो जो है वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जो गया है उन्होंने कि हिंदू युवा वाहिनी नेता वाला विषय उठाया उसका बताओ ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट से तथ्यों के आधार पर मैंने छूट बोल जाते दिया। हैं। अब आप एक न्यायालय का फैसला बता दिए जिसमें न्यायालय ने कहा हो कि हिंदू युवा वाहिनी के उस अध्यक्ष ने जो बयान दिया था वो गलत था। बहुत सारे, अरे आसिम साहब, बहुत सारे ऐसे फैसले माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं जहां पर प्राइमा फेसी इतना बड़ा कलेजा चाहिए, इतना बड़ा कलेजा फराज साहब। लेकिन एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वहां पर माननीय न्यायालय ने छोड़ा है लोगों को। लेकिन हम फिर से आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो पब्लिक डोमेन में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था क्या वो सही था? आप चलिए, न्यायालय ने अभी छोड़ा। थैंक यू सर, मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है। उससे पहले जब पूछा जाता था तब भी इनकी आप आसिम वकार के एक भी हम लोग का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। आप पूरा देश हमको भी फिर मैंने आपसे कह दिया कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता। पूरा देश मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता सर। हमारी कौम की माँ बेटियों को कब्र से निकाल के कोई इस तरह बात करेगा? मुस्लिम मैं यहाँ लुल्लू पुप्पू करूंगा मुस्लिम समाज की मुस्लिम सर इस्तीफा देता, बाहर आ जाता। सर सुनिए तो हाँ, तो फिर ये गारंटी दीजिए कि कभी समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे आसिम भाई। फिर ये गारंटी दीजिए आज टीवी चैनल पर, और फिर ये चलेगी फिर क्लिप। अगर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्यों ये कौन सी बात हुई कि समाजवादी पार्टी? अरे भाई, वो हमसे इस्तीफा कह रहे हैं कि इस बात पर दे दो, तो अब बोलिए। तो इसी बात पर मैं कहाँ आपके पास आ रहा हूँ? मैंने आपको लेटर भेजा हो, आप जवाब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हो, मैंने आपको फोन कॉल किया हो, क्यों जाएंगे सपा में? उनको क्या जरूरत है? ये बोल दे एक बार, कोई अपना कारिंदा भेजा हो, एक बार बोल कोई मैसेंजर भेजा हो। हाँ बोलिए, आप सपा जाना चाहते हैं ये कह रहे हैं? क्यों बोलूं? मैंने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया आपसे। भविष्य में कभी सपा नहीं ज्वाइन। सर आप सब कुछ कह देंगे लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे उस आदमी का जिसने मुसलमानों की। थैंक यू। मैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, तो मुझे बताइए कि अगर असदुद्दीन यहाँ पे आते हैं तो एक बार फिर से माहौल में फिर से हिंदू मुसलमान की बात शुरू होगी, आपके तो हक में जाएगी ये बात। आपने बहुत बढ़िया काम किया सर। तो अभी तो मेरा घर लेने की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं अच्छा काम किया। मुसलमानों को रहनुमा है आप। ठीक है एक सर, व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं आप मुसलमानों। ओके, संजय चौधरी जी बोलेंगे। सर माहौल में फिर से हिंदू मुसलमान घोलने की कोशिश हो रही है। संजय चौधरी जी। ब्रजेश भाई, मेरे मित्र सपा के प्रवक्ता ने एक कहावत कही थी, तो मैं भी उसी से शुरू करूंगा कि सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। देखिए, कांग्रेस AIMI के साथ तेलंगाना में सरकार बनाती है, उनकी सहयोगी है, और वहीं का उनका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या कहता है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। और उसी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है कांग्रेस के साथ मिलकर। और यहां वही लोग जो एक साथ एक गठबंधन में है, आज के अवसर पर यहां पर चैनल में बैठकर मुझको लगता है कि उसी ओवैसी साहब के विरोध में उनको क्या क्या कह रहे हैं ये सब देख रहे हैं। तो ये सब अवसर के साथी हैं,
वैचारिक आधार पर कमजोर है। आपको बुरा और क्यों लग रहा है इसीलिए- अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी को भला बुरा कह रहा है तो? देखिए, मुझे इसीलिए बुरा लग रहा है कि जो लोग राजनीति को विचार की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि हम तो एक वर्ग की बात करेंगे, हम सभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पीडीए की, और पीडीए का जो देश में सबसे बड़ा नेता है नीतीश कुमार, उसको हराने के लिए बिहार में लंगर डाल देंगे। तो इन लोगों का कोई वैचारिक थैंक यू आधार सर, नहीं है, धन्यवाद केवल और सर। केवल चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की मैं बात मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं, तो बताइए क्या आप कोई कारण खोज पाए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान आपके साथ क्यों रहे? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि बांधा वो तो आप पिछली बार मतलब बांध रहे थे, मैंने इसका जवाब पिछली बार दे दिया है। जो भी आपका सवाल इस वक्त का है, कांग्रेस इस बात के लिए कभी परेशान नहीं है कि कोई धर्म या कोई जाति हमको वोट दे, हम सबके लिए बात करते हैं। और आदरणीय संजय जी अपनी सारी नैतिकता की बातों में बताना भूल गए कि उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी मंच से खड़ा होकर मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। वो भूल गए बताना। वो भूल गए बताना कि योगी आदित्यनाथ जी जब मंच पर खड़े, अरे बस, अब मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। संजय भाई एक सेकंड संजय भाई सब्र धरिए, प्लीज रुक जाओ, टाइम सब्र कम धरिए, है, टाइम कम आदमी है, है आप आप। बोलो, आप कंटिन्यू। संजय भाई रुको, प्लीज रुको, प्लीज रुको, प्लीज रुको। आदित्यनाथ जी जिस मंच से खड़े होते हैं वहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और ये सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी जी मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, कांग्रेस सबकी बात करती है। तो आप हिंदुओं कांग्रेस की बात नहीं करते, केवल मुसलमानों की बात का है। आप परेशान ना होइए, आपके मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, ऐसा है कि मैं बोला आपकी तरफ से, आप क्यों नहीं चिंता नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनका सारा मसला ही यही है। ऑलराइट, खान साहब, जी सर, देखिए यही बात ये तो कहा आसिम वकार ने कि मायावती ने ऐसा बोला, नहीं, कट्टर वाले का मसला है। वो सब गलत बातें हैं। कट्टा वाला कुछ आप होता में नहीं। इतना भी नैतिक हौसला नहीं कि आप स्वीकार कर सको। सुन लीजिए मिश्रा जी, 100 इतना भी नैतिक हौसला एमएलए नहीं। का टिकट दिया है महेंद्र कुमारी मायावती, हैं? 100 एमएलए काटने के लिए 100 एमएलए मुसलमानों को टिकट दिया है और अच्छा खासा वोट मिला है और आगे भी मिलेगा। आज क्रेडिट दूसरी मुझे बात, मिलना चाहिए कि आपको इतने मिलना चाहिए। सब ठीक। पार्टियां खुद को मुसलमान परस्त घोषित नहीं करने नहीं, मैं लगी हैं। आपसे बता रहा हूं एक चीज का, मैं अवसीम वकार की समर्थन कर दूं कि सुनील सिंह नाम उस आदमी का था जिसको समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन कराया, और ये कहा अखिलेश यादव जी ने मंच से कि ये सुनील सिंह आ गया है, ये सब ठीक बताएगा। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मुसलमान घर की औरतें हैं, लड़कियां यहाँ मर गई हैं, कब्र से निकाल के उनके साथ रेप करा गए। ऐसे व्यक्ति को आपने ले लिया पार्टी में जो मुसलमान घर की औरतों को पर रेप करेंगे। मुसलमान उन पर भरोसा करता है। पिछले कई चुनाव आप में भरोसा नहीं सुन करेगा। तो लो, सुन आप तो नहीं लो। सुनने का हौसला नहीं नहीं, आप सुनने की बताइए ना, क्षमता विकसित आप करो। बताइए ना कि मुस्लिम देखो, 35 सुन तो एमएलए लो। हुए, अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाए? सवाल की जवाब दीजिए। 17, 19, आप मुझे 22, सवाल का जवाब 24। दे दीजिए साहब। वो धोखे में चला गया, अब नहीं जाएगा। हैं? अब नहीं जाएगा, धोखे में चला जाता है आदमी कभी कभी, अब नहीं जाएगा। 4 बार 35 एमएलए, 12 में पता है। एमएलए, एक अपोजिशन लीडर नहीं मुसलमान को बनाया, एक अध्यक्ष मुसलमान को नहीं बनाया। सर आप कहाँ हिस्सेदारी ओवैसी की देते ही पार्टी नहीं। को लड़ना चाहिए, आपको लगता है, या मुसलमान वोट बिखरेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके अंदर सारी पर पार्टी आपके साथ लड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग को भी लड़ना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी की हकीकत सुन लीजिए। लखनऊ एमएलसी में शिक्षक और वो टीचर का इलेक्शन है, 11 सीटों में से एक सीट पे से मुसलमान को टिकट दिया। ये है समाजवादी पार्टी का अस्तित्व। और दोनों कुर्मी, शिक्षक सभा का भी कुर्मी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी कुर्मी वोट समाजवादी कितना देता है ये नहीं जानते। पिछली बार ये उनके सिर्फ- 8 MP जीत के आए हैं, आपको पता नहीं है। ये कितने यहाँ पर जीत करके, ये कुर्मी कितने वोट दे रहे हैं मुसलमानों, ये समाजवादी पार्टी दिए नहीं होते तो इतने MP कैसे बनते? कहाँ से जीत के आ अरे गए? चलो मैं शुरू कोई कर रहा हूँ, 8 MP कोई हैं उनके। कुर्मी, अब बहुत बड़ी तादाद में कुर्मी वोट नहीं देता है समाजवादी पार्टी को, यहाँ तक के यादव नहीं देता, पिछड़े जाति नहीं देते हैं। ये तो इनको इतने वोट मिलते कैसे हैं फिर? आप लोग के मुताबिक सपा को कोई वोट नहीं देता, तो फिर मिल कहाँ से रहा है वोट इनको? उसी मुसलमान के वोट से वो लीडर हैं। आज मुसलमान Thank you, अपनी sir. पार्टी के साथ आ जाए तो ये सब पैदल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज शाम आप सबने परिचर्चा में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे।